बहुत सारा हेलो। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर के साथ आए हैं। तो जनरली आज का चैप्टर 11th के लिए नहीं है, आज का चैप्टर 12th के लिए है और ये 12th का सबसे बोरिंग चैप्टर माना जाता है, कंसिडर किया जाता है और इस चैप्टर से बहुत लोगों की बहुत दुश्मनी है। तो हम लोग आ चुके हैं आज जेनेटिक्स चैप्टर को लेकर, पर यहाँ पे सिर्फ बातें होगी उसी टॉपिक्स के बारे में। किस टॉपिक्स के बारे में? उसी टॉपिक्स के बारे में बात होगी जो टॉपिक्स हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। उन टॉपिक्स को याद रखना जरूरी है और कॉन्सेप्चुअल मैटर तो तुम लोग ऑलरेडी समझ गए हो, पर ये वाली टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे इस नोट्स पे लिखी है, इन टॉपिक्स को याद रख के एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। उससे पहले एक बार कर लेते हैं रिवीजन किस चीज़ की? रिवीजन कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस की। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीन्स और एलील्स क्या होती है। बेटा जीन्स के बारे में हमें पता होता है पर एलील्स के बारे में नहीं पता होता। तो एलील्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स therefore are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for the pair of contrasting traits are known as allele. मतलब जब भी किसी चीज़ की किसी भी वेरिएशन की बात कर रहे हो वहाँ पे एलील आता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 2n डाइप्लॉइड है, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास एक डिफरेंट एलील आता है। उसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में जनरली यूज़ करते हैं। तो पहले एक बार रफ रिविजन में कर लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग दो टाइप्स के वैरायटी को लेंगे। एक हम लोग चलो ले लेते हैं टॉल, दूसरा हम लोग लेते हैं ड्राफ्ट। तो टॉल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टी और इसके लिए हम लोग लिखेंगे टी। याद रखना ये दोनों होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है, ठीक है। अब इनका क्या होगा? एक एक हम लोग ले लेंगे एंड आफ्टर दैट इट विल बी टी। सो वी हैव गॉट हियर। अच्छा, इसका हम लोग अभी पनेट स्क्वायर बनाएंगे। पनेट स्क्वायर में क्या क्या रखना पड़ेगा हम लोग को? ऐसी एक टेबल खींचनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे मेल एंड फीमेल का सिंबल रहेगा। ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने की बात यह है कि मुझे दो हाइब्रिड्स मिले हैं और दो मुझे क्या मिला है? मुझे प्योर होमोजाइगस मिला है दो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो पहली बात तो ये थी कि जब मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिले थे तब F1 प्रोजेनी हुई। अब इस F1 जनरेशन में मुझे ये मिला है। किस जनरेशन में मिला है? F1 जनरेशन में मुझे मिला है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग लिखेंगे फेनोटिपिक रेशियो लिखेंगे हम लोग, जो कि है टॉल इज टू ड्राफ्ट। अब मैंने बहुत अच्छे से बोला है ये चीज़, ये तुम सबको भी पता है क्लास 10th से कि टी और टी में कहाँ पे डिफरेंस है। ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इतना तो सबको क्लियर है। एग्जैक्टली वही होगा, जो डोमिनेंट होगा वो टॉल की तरफ आएगा, जो रिसेसिव होगा वो ड्राफ्ट की तरफ आएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे कौन कौन सा डोमिनेंट है? टी है, टी हाइब्रिड टी है, पर क्या इसमें कोई भी डोमिनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जनरली इसको लिखेंगे टी और टी। मतलब कि मेरा यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है, और मेरा ड्राफ्ट में सिर्फ एक ही है टी। तो मेरा यहाँ पे 1 हुआ, तो मेरा फेनोटाइपिक रेशियो 1 है, ठीक है। अब मेरा जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? मेरा जीनोटाइपिक रेशियो जब मैं निकालूंगी तब मुझे ध्यान रखना है कि कितनी सारी वैराइटीज़ हो रही है। जैसे ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है और ये प्योर शॉर्ट है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टी यहाँ पे। तो ये है एक कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्योर टॉल है, यहाँ पे दो है एक साथ, इसका मतलब ये 2 होगा और यहाँ पे एक ही कैटेगरी है तो ये 1 होगा। सो इट विल बी 1:2:1। तो ये है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोग कैसे करेंगे? ठीक ऐसे ही करेंगे जहाँ पे वी विल ऑल्सो यूज द F2 प्रोजेनी। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। कहाँ गया यार? तो डाईहाइब्रिड क्रॉस केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग दो वैराइटीज़ को लेंगे फिर से। जैसे कि सोचो इस बार मैंने राउंड येलो लिया और रिंकल ग्रीन लिया। पहली बात तो राउंड है, फिर क्या है? येलो है, ठीक है, और इधर क्या है? रिंकल है और ग्रीन है। नोट, मैं ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही करा रही हूँ, ठीक है। राउंड मतलब RR, येलो मतलब Y, रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर्स, ग्रीन मतलब Y। ये छोटे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलो हाँ, अब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा R एंड Y, ठीक है। इनकी क्रॉसिंग होगी तो क्या निकलेगा? R एंड Y, ठीक है, निकल गया। अब ये वाला कौन सा स्टेज था? ये गैमेट स्टेज में है। कौन से स्टेज में है? ये है गैमेट स्टेज में, ये गैमेट स्टेज में है, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? हम लोग लेंगे इसको राउंड येलो। तो इसका नेट हम लोग क्या लेंगे? राउंड येलो। जैसे हर चीज़ का नेट होता है तो इसका भी नेट सोचो हम लोग पकड़ लिए राउंड येलो, जो कि होगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये आएगा मेरा। इसका क्या होगा? पनेट स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा? पनेट स्क्वायर होगा। अच्छा, पनेट स्क्वायर के बारे में एक चीज़ बताना जरूरी है। पनेट स्क्वायर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल्स बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्राफ्ट प्लांट्स। अगर इन्वेंशन की बात आए तो वो पनेट स्क्वायर ने खुद किया था। हर साइंटिस्ट के इन्फॉर्मेशन के बारे में बाद में आते हैं, पहले ये वाला समझ लेते हैं। तो अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पनेट स्क्वायर बनाना है तो हम लोग को थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए उसके लिए, तो हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और उस बॉक्स के साइड में हम लोग सारे
लगता है यहाँ पे स्पेस बच जाएगा। कितना सारा हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। इतनी सारी की तो ज़रूरत नहीं थी। जो भी हो, बना अगर एक्स्ट्रा दिया है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आर वाई, क्योंकि ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इसको। क्रॉस ब्रीडिंग को मैंने अलग से दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस ब्रीडिंग हुआ ही नहीं। तो इन शॉर्ट इसको याद रखना है कि क्रॉस ब्रीडिंग होगा यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ अब सही है। मैं सच बता रही हूँ, डिजिटल नोट मेकिंग जितना ईजी लगता है ना उतना है तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जीनोटाइप में ना मज़ा भी आता है और सज़ा भी। तो इसकी जीनोटाइप में मज़ा आता है, तो इसकी जीनोटाइप में शॉर्टकट में कर रही हूँ, वो कोई नहीं करेगा। पहला जो मेरा रेशियो आएगा, जैसे कि मैं करने वाली हूँ, तो मेरा क्या आएगा? आर वाई, ठीक है। फिर मेरा इधर क्या आएगा? आर वाई, ठीक है। फिर मेरा इधर क्या आएगा? आर वाई। फिर मेरा इधर क्या आएगा? आर वाई। मुझे 4 वैराइटीज़ ऑलरेडी मिल गए। वैसे ही अगर मैं इधर बैठाती जाऊँ तो मेरा कुछ इस प्रकार आएगा। जनरली ऐसे नहीं करना है, चाहे तो तुम लोग एक्चुअली कॉलम वाइज कर लेना, पर मैं ऐसे कर दे रही हूँ क्योंकि वी सीनियर स्टूडेंट्स हम लोग बहुत रूल्स तो ऐसे भी तोड़ते हैं, वैसे भी तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें ये पूरा पनेट स्क्वायर ना, मैं बोर्ड्स के लिए जनरली बता रही हूँ ये चीज़, ये पूरा जो पनेट स्क्वायर है ना, ये हम लोग को अच्छे से दिखाना है क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल्स हमें मार्क्स देंगे अगर प्रैक्टिकल हुआ तो, और अगर बोर्ड एग्जाम्स है तो वहाँ पे भी मार्क्स वैरी करेगा इस पनेट स्क्वायर के ऊपर। तो ये वाला हमें सही से बनाना है। और मैं अच्छा कहूँगी अगर कोई जेनोटाइपिक रेशियो को याद करके रख रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि जेनोटाइपिक रेशियो निकालना थोड़ा मुश्किल काम तो है भाई। तो ये बन गया मेरा पनेट स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा एक कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था। तो अगर फेनोटाइप रेशियो की बात करूँ मैं, तो फेनोटाइप रेशियो मेरा है 9:3:3:1, ठीक है। क्यों है? क्योंकि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ब्रिंकल येलो और ब्रिंकल ग्रीन के अंदर मेरा क्या आ रहा है? मेरे रेशियोज आ रहे हैं। तो ये मेरा रेशियो है। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट इन योर होम। सो ये फेनोटाइपिक रेशियो बेहतर है कि अगर टाइम नहीं मिले तो इस फेनोटाइपिक रेशियो को खुद फॉर्मुलेट कर लेना, ठीक है। और मैंने वैसे भी कहा था कि रिविजन करने आ रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ के आना। जो भी हो, अभी अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं भी मिले तो ये चीज़ देख लेनी है। तो हेलो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधी जेनेटिक्स के एक्चुअल चैप्टर में घुसेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कहाँ से हम लोग को सबसे ज़्यादा याद रखना है चैप्टर, क्योंकि चैप्टर है तो वही कॉन्सेप्चुअल, पर याद रखना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। तो पहले आते हैं जेनेटिक्स में। इसका टर्म दिया था डब्ल्यू वॉटसन ने, और इसके ऊपर हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस है। तो हेरिडिटरी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये खानदानी है, ये वो है, ये है, ये क्या होता है? ये जो खानदानी वाला चीज़ बोलता है, अरे ये तो माँ पे गया, बाप पे गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बहुत टाइम बोलते हैं। तुम्हें कोई भी रिलेटिव देख के बोलता होगा, अरे बाप रे तू तो अपने पापा जैसा दिखता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में लेते हैं। और वेरिएशन कैरेक्टर क्या होता है? जो हम लोग का फेस सिमिलर नहीं है। क्या तुम्हारा फेस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से मैच करता है? नहीं करता है। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन, अच्छा, अब है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में मैंने सारे साइंटिस्ट का नाम लिखा है, उन लोग के इन्वेंशंस का नाम लिखा है। पहली बात तो जेनेटिक्स के बाप माओ को जानना बहुत ज़रूरी है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, वी ऑल नो। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज डब्ल्यू वॉटसन। ये तीनों बिल्कुल याद होने चाहिए। पनेट स्क्वायर किसने तैयार किया था? पनेट स्क्वायर ने खुद तैयार किया था, कुछ देर पहले ही मैंने ये बात बोली है। और पनेट स्क्वायर के बाद जो रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क है, ये काफ़ी बार, मतलब ये अच्छी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बोल नहीं सकते इस मोमेंट पे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, डी व्राइज कोरेंस शेगमा। तो ये वाला याद रखना है क्योंकि मे बी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवरी ने किया था, टीएच मॉर्गन ने लिंकेज किया था, एक्स बॉडी हैंकिंग ने किया था। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ साइंटिस्ट के इन्वेंशंस है जो याद रखते हैं। मैंने सेल चैप्टर में भी ऐसे ही दिया था, इस चैप्टर में भी ऐसे ही दिया है, ठीक है। अब आते हैं अरेंजमेंट्स पे। पहली बात तो हम लोग 2n डिप्लॉयड है, हम सबको पता है हम लोग 2n डिप्लॉयड है। हम लोग का जो डीएनए रहता है या हम लोग का जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा एक एक कॉपी कैरी करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक मदर का है, एक फादर का है, यहाँ पे एक टॉल जीन है, एक शॉर्ट जीन है, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जीन्स एक ही पोजीशन में लोकेटेड है। क्या है? एक ही पोजीशन में लोकेटेड है। अगर जीन सेम लोकेशन में प्रोजेक्टेड है तो उसको हम लोग होमोजाइगस भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब जाते हैं मेंडेलियन ट्रेट्स पे, जो याद रखने वाला चीज़ है। फ्लावर पोजीशन क्या होगा? अब सबसे अच्छा ट्रिक हम बता देते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है एडजंक्ट टर्मिनल, इसमें ऐसे लिख लेना, डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, हर केस में यही एप्लीकेबल है, हर केस में यही एप्लीकेबल है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है। फ्लावर के पोजीशन के बारे में बात करें, एडजंक्ट डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। कलर वायलेट डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव। सीड्स के लिए कलर
येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। शेप्स के लिए राउंड डोमिनेंट, व्रिंकल्ड रिसेसिव। पॉट के लिए कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। शेप इनफ्लैटेड डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रक्टेड रिसेसिव। एंड स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट, शॉर्ट ड्रॉफ्ट रिसेसिव। अब ये सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादा मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस दिए जाते हैं। अच्छा, मेंडल के सक्सेस के बारे में डिस्कस कर लें। 1 या 2 कैरेक्टर्स एक टाइम पे निकलता था उसका, जब भी वो किसी की टाइप का हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करता था। उसके स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़, उसके स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ वो बहुत अच्छा मेंटेन करता था, इसीलिए उसके जो काम के काज थे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड रखना, वो काफ़ी एक्यूरेट था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पी प्लांट। वो हमेशा पी प्लांट यूज़ करता था। क्यों यूज़ करता था? क्योंकि उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मल्टीपल ट्रेट है, ऑलमोस्ट ईयर के आधे से ज़्यादा टाइम पे मिल ही जाता था पी प्लांट। तो इसीलिए उसको इस चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने में बहुत हेल्पफुल हुआ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड मल्टीपल ट्रेट्स। फिर क्या है? बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस में ना हम अपने F1 प्रोजेनी को किसी एक ट्रेट से क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। जब वो टेस्ट क्रॉस की बारी आती है तब F1 रिसेसिव ट्रेट्स के साथ क्या करता है? क्रॉसिंग करता है। अगर आउट क्रॉस की बारी आ जाए तो F1 डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ क्रॉस ब्रीड करता है। ये याद रखना थोड़ा सा ईजी है। अच्छा, जीन इंट्रैक्शन की बातें कर ले तो जीन इंट्रैक्शन में 2 पार्ट्स आते हैं, एलिलिक और नॉन एलिलिक। तो पहले पार्ट में रहता है इनकम्प्लीट डी, को डोमिनेंस, मल्टीपल जीन, प्लियोटॉपिक जीन, लेथल जीन। और नॉन एलिलिक में आता है कम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड रिसेसिव एपिस्टासिस और सप्लीमेंट्री जीन। तो पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। यहाँ पे क्या होता है? सोचो ये तुम्हारे मदर है, ये तुम्हारे मदर है और ये वाला तुम्हारा फादर है, ठीक है। पर जो प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब कि जो बच्चा आ रहा है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी ऑफ द ट्रेट ऑफ मदर एंड फादर। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। यहाँ पे पूरी डोमिनेंस ही इनकम्प्लीट रह गई। क्यों? क्योंकि किसी की भी ट्रेट तो इसके अंदर आई नहीं। तो इसीलिए ये बहुत अजीब टाइप का केस हो गया। इसकी एग्जाम्पल्स है मिराबिलिस, जलापा एंड स्नैपड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, को डोमिनेंस की बात करते हैं। को डोमिनेंस में क्या होता है? यहाँ पे मदर और फादर अगर एक चीज़, सॉरी ये ना बड़ा इरिटेट करता है। अगर ये मदर है और अगर ये फादर है तो क्या होता है? दोनों के ही मिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? मिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं, मिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सिकल सेल एनीमिया, एबीओ ब्लड ग्रुप। एंड सिकल सेल एनीमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हाई वी विल कम आफ्टरवर्ड्स। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? जो कोड्स होता है ना, वो क्या होता है? फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है। इसमें सिर्फ फेनॉल कीटोनुरिया आता है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया थोड़ा सा। मल्टीपल एलिल्स में क्या होता है? जब मोर देन एलिल रहता है, मोर देन 2 एलिल्स रहता है किसी भी जीन के लिए, तब होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है, आईए आईबीआई में। इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। हम लोग मिलकर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जम के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उसके लिए नया सेपरेट वीडियो निकालते हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए भी काम आने वाले हैं, नीट के लिए भी आ जाएगा, और कहीं और भी एग्जाम देना है तो वहाँ पर भी आप पूछ लिया जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? 1 कैरेक्टर होता है, मोर देन 1 जीन होता है, जो कि ह्यूमंस में मिलता है हमें। स्किन कलर, वेट, हाइट, आई कलर, सब कुछ एक साथ मिलता है, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अच्छा, अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचो XX फीमेल है, XY मेल है, ये ह्यूमंस के लिए होता है। XX फीमेल है, X 0 मतलब यहाँ पे नल है, यहाँ पे क्या है? नल है, ये वाला नल है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? ग्रास हॉपर के लिए होता है। और XW फीमेल है, XZZ मेल है, ये वाला, ठीक है, ये होता है बर्ड्स के लिए। तो ये दोनों थोड़ा सा एक्सेप्शन केस मिला। सबसे बड़ा एक्सेप्शन केस जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है हनी बी के लिए। हनी बी में क्या होता है कि ओवम प्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होता है? 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन हुआ है और दूसरा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोजेनेसिस की वजह से वो ड्रोन बन जाएगा या मेल बन जाएगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो वो 2N फीमेल बन रहा है। 2N फीमेल क्या कर रहा है? वो फीड कर रहा है किसके ऊपर? या तो बी ब्रेड के ऊपर या तो रॉयल जेली के ऊपर। रॉयल जेली उन लोगों का एक खास खाना होता है। अगर कोई रॉयल जेली को इंटेक कर रहा है तो वो क्वीन बनेगा, और अगर वो बी ब्रेड को इंटेक कर रहा है तो वो वर्कर बनेगा। और क्वीन क्या करती है? ओवम प्रोड्यूस करती है। सो सिंपली क्या हो रहा है कि क्वीन का काम है सिर्फ ओवम प्रोड्यूस करना, और वर्कर्स लोग हमेशा खाना ढूंढते रहेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग। और यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल है कि हनी बीज के कोई फादर नहीं होते, उनके डायरेक्ट ग्रैंड फादर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट NCERT में मैंशनड भी है, जब पढ़ोगे रिविजन दोगे तब ये पॉइंट नोट कर लेना या हाईलाइट कर लेना। अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। पहली बात तो हमें पता है 2 टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव भी है, यहाँ पे ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव भी है। तो जहाँ पे मैंने SLR लिखा है वहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव है, पर जहाँ पे ALR लिखा है वहाँ पे ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव, हेमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, फिनोल्क्यूटोनुरिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, थैलेसेमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट बताती हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट है।
यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तब ह्यूमंस के डायग्राम दिए रहेंगे, ह्यूमंस के डायग्राम दिए रहेंगे। तो तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को बस एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी में जब भी तुमको इस किसी भी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर वो ह्यूमन डायग्राम दे दिया तो समझ जाना वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन पे कोई भी क्रोमोसोमल, मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमंस का एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, कोई भी ह्यूमंस का एग्जाम्पल या फोटोज़ नहीं दिए गए थे एनसीईआरटी के द्वारा। तो सिर्फ वो सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए। तो अगर ह्यूमन का डायग्राम देकर डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, तो तुम श्योर हो जाना कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही है, वो जेनेटिकल या मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है रेड और ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, 8% मेल्स में होता है, 0.4% फीमेल्स में होता है। क्लियर। हेमोफीलिया की बात करते हैं, ये भी सेक्स लिंक्ड है। तो इसमें क्या होता है, हेमो मतलब ब्लड है, फीलिया मतलब लव है, लव फॉर ब्लड, लव फॉर ब्लड मतलब क्लॉटिंग बंद ही नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा। इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम है, क्या किसी को पता है इसका और एक नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है, इसको रॉयल डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। नीट में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। इवन उसकी पूरी फैमिली को ही था ये हेमोफीलिया। तो उनको सोचो कितने केयर में रहना पड़ता था कि अगर थोड़ा सा भी कट आ जाए तो इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग होगी कि वो इंसान धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर, सॉरी क्लॉटिंग बोल रही हूँ, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि वो इंसान धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग होती है। तो इसका मतलब तो समझ आ ही रहा है कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। प्रोटीन से इफेक्ट होने के बाद क्लॉटिंग बंद नहीं होती, नॉन स्टॉप क्लॉटिंग की वजह से डेथ होती है, डायरेक्ट डेथ होती है, इसको स्टॉप नहीं किया जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट हेमोफीलिया इज़। फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, फिनाइल एलानिन रहता है, एंजाइम के प्रेजेंस वो टायरोसिन बनाता है, पर अगर एंजाइम लैक कर गया तो उसमें क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है? फिनाइल पायरुविक एसिड होता है, जिसको हम लोग फिनाइल केटो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इसको याद रखना भी इजी है। सब्स्टिट्यूटर ऑफ ग्लूटामिक एसिड, कुछ ना याद रहे तो ग्लूटामिक एसिड याद रहे। सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड खुद तो नहीं कर सकता 6th जनरेशन में पास ऑफ द चेन, तो वो क्या करते हैं, वैलिन की मदद लेते हैं, वैलिन की मदद से वो 6th पास ऑन जनरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया में क्या होता है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन चेन में कुछ गड़बड़ी रहती है। क्या रहता है? हेमोग्लोबिन चेन में कुछ गड़बड़ी रहती है। अब इसमें अल्फा में भी प्रॉब्लम रह सकता है, बीटा में भी प्रॉब्लम रह सकता है। ठीक है, सो वी आर डन विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, मेरी जो ट्राइसोमी रहती है 21st क्रोमोसोम में, वो 3 आ जाती है, वो 3 आ जाती है। कहाँ पे? 21st क्रोमोसोम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21st क्रोमोसोम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइट मेरा डिक्रीज होता है, मेरा हेड राउंड होता है, फोरहड टंग होते हैं, पार्शियली ओपन माउथ होता है, आलमंड जैसी आइज होती है, लो IQ होती है। क्या होती है? लो IQ। अरे भाई ये इतनी बार ना चेंज करना ना बहुत मुश्किल है। लो IQ होता है, मतलब कि सिंपली बोलो तो मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड। और ये काफ़ी पूछे वाले सवाल है। ठीक है, ये तो बोर्ड्स में पूछे वाले सबसे अच्छे सवाल है। क्लाइनफिल्टर XSY जो मेल्स में होता है, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा X आ गया है, या कहूँ तो एक एक्स्ट्रा Y आ गया है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जनरली फेमिनाइन डेवलपमेंट्स होती है, जैसे कि मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना या प्यूबिक हेयर ज़्यादा होना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्लाइनफिल्टर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, XXY हो जाता है। वैसे ही टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे Y कैरेक्टर नहीं रहता, ये फीमेल्स में होता है जनरली। कहाँ पे होता है? फीमेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है और ये मेल्स में होता था। तो पूरा ऑपोजिट, ये दोनों पूरी ऑपोजिट है। क्या है? पूरी ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट, ये टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है, स्टेराइल है, जो कि रूडिमेंट्री ओवरीज के लिए होती है। और यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ 2 डिग्री सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, सॉरी सेकेंडरी, उसको 2 डिग्री लिख दिया मैंने गलती से, तो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की लैकिंग होती है। यहाँ पे और एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखने लायक है, वो है ये चार्ट, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ को वायलेट किसने किया। हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस से वायलेट हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो नॉन डिसजंक्शनल फंक्शन के लिए हुआ है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज के लिए हुआ था। अच्छा, लिंकेज की बारी है। तो लिंकेज में क्या कहा गया था, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने कहा था कि मेरी हाइट, साइज़ सब एक साथ एक जगह पे डिपेंड नहीं कर सकता है, ये लोग कनेक्टेड नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने ऐसा कहा था, पर लिंकेज ने उसको रॉन्ग प्रूफ किया। उसने क्या कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे हाइट और मेरा साइज़ सब कुछ एक साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, वो सब कुछ एक साथ इंटरकनेक्टेड है, सो इट हैज़ वायलेटेड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाया है AABB है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही कई कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और उसकी वजह से मेरा फ़ोन निकलेगा। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि इतना सारा जब
मेरे पास वैरायटी है तो कौन सा वाला मेरा डोमिनेंट होगा, तो ये ऑब्वियसली ए बी मेरा डोमिनेंट होगा। तो ये दिखा रहा है कि लिंकेज इज पॉसिबल जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरी एलील कनेक्ट हो सकती है, इट कैन बी कनेक्टेड। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस में एक शॉर्टकट है कि जनरली अगर वो एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड हुआ उसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी पेडिग्री के अंदर तुम्हें ऐसी पोजीशन मिल जाए, तो ये हो जाएगा रिसेसिव, क्योंकि इसमें जनरेशन गैप पड़ चुका है। पर अगर यदि यही वाली ऐसा होता जिसमें इस जनरेशन में है और उसके बाद भी इस जनरेशन में इसको मिल रहा है, तो ये हो जाता ऑटोजोमल, क्या लिख रही हूँ मैं, डोमिनेंट हो जाता। तो अब मैं ऑटोजोमल, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर तुम्हारा ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो उसमें रिसेसिव कभी भी काउंट नहीं होगा, जितने सारे ऑटोजोमल डोमिनेंट है उसी से काम होगा, ठीक है। तो उसमें जो जो डोमिनेंट निकलेगा वो मेरा ऑटोजोमल डोमिनेंट है, और अगर रिसेसिव हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा रिसेसिव निकलेगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। इसके ऊपर हम लोग निकाल सकते हैं, इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि है हमारे पास बहुत सारे। अभी के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है जब किसी एक पर्टिकुलर जीन में मेरे किसी भी फ्रैगमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम लोग उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, जो कि दो टाइप्स का है, वन इज़ पॉइंट, वन इज़ फ्रेम शिफ्ट। तो पॉइंट की बात करते हैं, जब ए बी मैंने एक सीक्वेंस में लेकर रखा है, तब मेरे एक फ्रैगमेंट में मेरी प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट, क्योंकि एक फ्रैगमेंट में हो रहा है। और फ्रेम शिफ्ट मतलब क्या है? किसी का ऐड होना या किसी का रिड्यूस्ड हो जाना। तो यहाँ पे कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा ए बी यहाँ पे है, तो मेरा सोचो ए प्लस ऐड हो गया, तो इसमें क्या होगा, मेरा ए प्लस ऐड हो गया, मेरा ये फ्रेम शिफ्ट है। यहाँ तो मेरे पास एक ए था ना, वो अगर यहाँ से ऑमिट हो गया तो ये क्या हो गया, मेरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। मतलब ऐड होना या सब्सट्रैक्ट होना, उसी को हम लोग फ्रेम शिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जनरली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, या याद करने वाली पार्ट्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो धीरे धीरे मिल जाएगा, और इसका जो क्या बोलते हैं PDF है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसका न्यूमेरिकल्स, और इसका जो PDF है, PDF मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, जो कहाँ पे है, मेरे डिस्क्रिप्शन में। लिंक क्यों लिख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन तो खोल के चेक करना पड़ेगा ना उसके लिए, एग्जैक्टली, तो चेक कर लो मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, फिर तुम लोग मज़े करना वीडियो के साथ, ठीक है। रिवाइज कर लेना, NCERT फॉलो करना है, इसको पढ़ने से पहले NCERT फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे ओनली ऑन जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच।